हेलो बच्चों। तो आज हम लोग रोटेशन चैप्टर का लेक्चर 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंज फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हिंज फोर्स क्या होता है और कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, हिंज फोर्स का टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं ना, तो आज के बाद आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी टॉपिक होंगे, यहाँ की जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, रोलिंग मोशन, तो उसमें भी यानी कि कहीं पे भी ना क्वेश्चन के कोई भी पार्ट में जो है पूछा जा सकता है फाइंड द हिंज फोर्स। तो कहीं भी अगर पूछ दिया गया ना कोई भी टॉपिक के अंदर फाइंड द हिंज फोर्स, तो समझ लेना कि उसका कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर के अंदर पाया जाता है। ठीक, तो हमेशा मैं आगे चल करके रेफर करूंगा कि ये लेक्चर देख करके आना बेटा, सारा स्टेप्स की कैसे कैलकुलेट करते हैं हिंज फोर्स यहीं पर बताने वाले हैं। बहुत ही आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखना शुरू करते हैं कि व्हाट इज हिंज फोर्स। तो पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसका स्टेप्स मेथड सब देखेंगे। हिंज फोर्स होता क्या है? तो बोलते हैं कि मान लो कि एक हम ले लेते हैं एक रॉड। क्या ले लेते हैं? एक रॉड। तो ये मेरा है एक रॉड जिसका मास है m, लेंथ है लेट इट बी l। अच्छा, इसके एक एंड को हम क्या कर देते हैं? फिक्स। तो लेट इसके एक एंड को हमने कर दिया फिक्स। ये पॉइंट है लेट इट बी m। तो ये जो पॉइंट हो गया ना, क्या कहलाएगा? फिक्स्ड पॉइंट है ना। तो चाहे देखो इसके तीन नाम हो जाते हैं, चाहे इसको तुम बोल दो फिक्स्ड पॉइंट, या फिर इसी को बोल दो पाइवोटेड पॉइंट बोल दो। क्या बोल देंगे? ये पाइवोटेड पॉइंट है। बहुत लोग इसको पिवोटेड पॉइंट भी बोलते हैं, तो पिवोटेड भी बोल दो। अब हम लोग का बचपन से हैबिट है कि भाई पाइवोटेड बोले तो पाइवोटेड पॉइंट जो अच्छा लगे चलेगा। या फिर इसी को हाई लेवल में थोड़ा सा बोल देते हैं हिंज्ड पॉइंट, तो चलेगा, है ना। जब भी हिंज्ड पॉइंट बोलो समझना वो फिक्स किया हुआ, बेसिकली वो एक पॉइंट है। अच्छा, अब ये रॉड पर मैं लगाता हूं एक यहां पर कहीं पर एक फोर्स F। तो सोचो हिंज्ड पॉइंट है, यहां पर कैसे किए होंगे? मान लो ये रॉड ऐसे रखा हुआ है ना, तो लेट एक एक्सिस ऐसे बना दी, यानी एक स्क्रू ले लो लंबा सा, यहां पर ऐसे ड्रिल कर करके फिक्स कर दो सरफेस में। ठीक, तो ये एक्सिस हो गया। पॉइंट ये वाला कहलाएगा फिक्स्ड पॉइंट, और ये हो गया मेरा एक्सिस। अब सोचो कि अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये रॉड करेगा क्या? तो बोले भैया ये फिक्स्ड एक्सिस हो गया, या पॉइंट बोलोगे तो फिक्स्ड पॉइंट है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड करेगा क्या? रोटेट करेगा। और रोटेट करेगा यानी ये रोटेट करते 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 लेट, अब ये यहां चला आता है। ठीक है, तो ऐसे ये रोटेट करते जा रहा है, रोटेट करते जा रहा है। अच्छा, पता है कि अगर ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि टॉर्क लग रहा होगा, स्वाभाविक है, टॉर्क लग रहा होगा तो ही ये रोटेट कर रहा है। टॉर्क बराबर होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं R क्रॉस क्या होता है? F। यानी टॉर्क क्या मतलब हुआ कि जो भी मतलब एक्सिस बोलो या पॉइंट बोलो, कुछ भी जो फिक्स्ड एक्सिस है या फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से कितना डिस्टेंस पर फोर्स लग रहा है। तो बोले ये मेरा जो फिक्स्ड एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से लेट R डिस्टेंस पर जो है विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L। तो R डिस्टेंस पर क्या है? मेरा फोर्स लग रहा है, तो यही फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टॉर्क, जिसके वजह से ये रॉड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अच्छा, जो एक्सिस फिक्स्ड होता है या जो पॉइंट फिक्स्ड है ना, यहां पर बेसिकली हो क्या रहा होगा? तो अब मैं फिक्स्ड वर्ड ना बोल करके ना बोलता हूं हिंज्ड। ठीक है, हिंज्ड पॉइंट है, वहां पर हो क्या रहा होगा जब रॉड रोटेट कर रहा है तब? देखो, मान लो ये है मेरा हिंज्ड पॉइंट यहां पर है। ठीक है, इस रॉड का एक एंड ना मैं यहां पर क्या करता हूं? हिंज्ड कर देता हूं। अब जब ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये रॉड कर क्या रहा है? देखो जरा, रोटेट कर रहा है ना। अच्छा, रॉड रोटेट कैसे कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे यहां से ऐसे गोल 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 घूम रहा है। ठीक, एक्सिस कैसा है? वर्टिकल। एक पॉइंट पर हिंज्ड है, दैट इज हिंज्ड पॉइंट। सोचो कि क्या होगा, ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या है भाई? इसको मान लो एक्स एक्सिस, और यहां से ठीक परपेंडिकुलर मान लेते हैं वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये इस पर जब फोर्स लगाऊंगा, जब ये रॉड रोटेट करना चालू करेगा ना, तो देखो यहां पर उंगली पर देखोगे ना, जहां पर हिंज्ड पॉइंट है वहां पर देखो कि दबाव जो है ना फील करोगे। ऐसे करते करते जब रोटेट करेगा तो यहां पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। और हमें पता है कि भाई जहां पर अगर कोई भी पॉइंट पर अगर कोई चाहे रिजिड बॉडी हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो दबाव डाला, क्या बोल रहा हूं मैं? दबाव डाला, तो धड़ाक से क्या होगा? उधर से लगेगा एक रिएक्शन फोर्स। क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े कि भाई सरफेस के ऊपर अगर कोई ब्लॉक रख दिए, ये दबाएगा इसको कितना से? mg से। जैसे ही क्या हुआ, ये प्रेशर एग्जर्ट किया सरफेस पर, यहां से लग जाता है एक नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इसलिए होगा क्योंकि सरफेस के ये परपेंडिकुलर लगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कहला गया। इन जनरल किधर भी लगेगा तो उसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बोले कि देखो जब ऐसे 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 चल रहा है तो बोले कि ना यहाँ पर किधर ऐसे करके दबा रहा होगा, क्योंकि पता है कि फोर्स ऐसे लग रहा है तो प्रेशर अपने आप एक जो है ना यहाँ पर फील करोगे, जब ऐसे जाएगा ना ऐसे 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 तो लगेगा कि ऐसे दब रहा है। अब ऐसे दब रहा है तो धड़ाक से ऐसे दबाया तो इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स, है ना। तो रिएक्शन फोर्स बोलेंगे इस पॉइंट से जो लगेगा, लेट लगा इधर, लेट आर से डिनोट करते हैं, ये रिएक्शन फोर्स हो गया। अब इसी को बोल देते हैं, पता है क्या, चाहे देखो इसको बोल दो रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, हिंज फोर्स। क्या बोल देंगे, हिंज फोर्स। क्यों ये हिंज फोर्स कहलाता है, क्योंकि ये हिंज्ड पॉइंट पर जो है ना क्या है, ये जब रोटेट करता है रॉड, उस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है, एग्जर्ट किया, उसने मारा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तुमने क्यों मारा तो मैं भी मार दूंगा, तो भैया हिंज फोर्स हो गया। अब हमें समझ में आता है कि ये हिंज फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो कोई जरूरी है कि सिर्फ एक्स एक्सिस के तरफ होगा, एकदम रॉड रोटेट करा हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, नहीं भैया ये प्लेन में है। तो मान लो इसको अगर हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको अगर हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं, तो भैया प्लेन में लग रहा है ये, है ना। और ये किधर भी हो सकता है रिजल्टेंट, तो बोले कि ये किधर भी हो सकता है का मतलब हो गया कि मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे है, ठीक है, देखना दिस इज एक्स दिस इज वाई। हम कह रहे कि रिएक्शन फोर्स इधर है, तो भाई इसका कोई कंपोनेंट इधर भी होगा, इसका कोई कंपोनेंट इधर भी होगा, तो लेट इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं लेट आर एक्स, और इस डायरेक्शन में जो है इसका नाम देता है क्या, आर वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो मैं क्या करूंगा ना, इस रिएक्शन फोर्स का नामकरण क्या कर देता हूं बेटा, देखो जरा, आर एक्स ना बोल करके ना मैं बोलूंगा एन एक्स, ताकि एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन हम लोग का ना थोड़ा सा प्रैक्टिस है, तो समझ लो कि रिएक्शन फोर्स है ये। कैसा है, रिएक्शन फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या लगेगा, और रिएक्शन फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या लगेगा। तो एक बार पता चल गया, मान लो कि एक्स एक्सिस में एन एक्स है, वाई डायरेक्शन में एन वाई है, तो भैया इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, बीच में कहीं, और बीच में जो आर है इसको हम लोग बोल देंगे यही क्या है भाई, एफ हिंज, यानी कि हिंज फोर्स है। समझ में आ गया बढ़िया से। ये हिंज फोर्स कोई जरूरी नहीं है कि एक्स इधर और इधर, मतलब कंपोनेंट इधर इधर ही लगेगा, नहीं भाई, इधर इधर भी हो सकता है। इधर मान लो इधर हो गया, इधर हो गया, मान लो एन एक्स इधर हो गया, एन वाई इधर हो गया, तो हिंज फोर्स रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा हिंज फोर्स। समझ में आ गया कि क्या है नहीं है। अब कैसे लेंगे वो न्यूमेरिकल में बताऊंगा एक एक करके। ओवरव्यू इसको बना लो बढ़िया से। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज़ हूं। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या ना, बोले थे कि कोई सवाल ऐसे दे देगा और बीच में कहीं पूछता फाइंड द हिंज फोर्स। कैसे सवाल है देखते हैं। ए रॉड lying horizontally is free to rotate about a vertical axis passing through A। रॉड कैसे रोटेट करेगा, हॉरिजॉन्टली, तो रॉड ऐसे देखो हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगा अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस थ्रू ए। वर्टिकल एक्सिस कैसे, ऐसे, तो दिस इज वर्टिकल और ये वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो ये कैसे बना हुआ डायग्राम ना, यहां समझ लो, ये है वर्टिकल एक्सिस थ्रू पॉइंट ए, समझ लो ये वाला, और ये है मेरा रॉड हॉरिजॉन्टल। तो ये जब एक फोर्स ऐसे लगाएंगे तो देखो ये रोटेट कैसे करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा, फिक्स्ड पॉइंट या हिंज्ड पॉइंट है ए, और एक्सिस कैसा है, उसी पॉइंट से पास कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस। ठीक, अब इसको क्या कर दिया है, ऐसे बना दिए बोर्ड पर, ताकि बोर्ड पर पता चले कि भैया जो है ना ये वर्टिकल एक्सिस है, इसीलिए देखो क्रॉस किया हुआ, ताकि पता चले ये वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ से पास कर रहा है, और ये प्लेन में है जो रोटेट करेगा। ठीक, देखो क्या क्या बोलता है। सबसे पहले बोलता है कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है अल्फा। फिर बोलता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ए सी एम हमें निकालना है। उसके बाद बोलता है फाइंड द हिंज फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज्ड पॉइंट। स्वाभाविक है, हिंज्ड पॉइंट से ही जो रिएक्शन फोर्स लगता है उसको हिंज फोर्स बोलते हैं। हाँ ठीक, देखो फाइंड द हिंज फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज्ड पॉइंट ए ऑन द रॉड एट द इंस्टेंट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो ये सारी चीज हमें कब कैलकुलेट करना है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, चाहिए एट द इंस्टेंट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। ये फोर्स जैसा ही अप्लाई किए हैं, यानी कि मैंने अप्लाई किया, बस उसी इंस्टेंट पर बताओ कि भैया व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज हिंज फोर्स। यानी कह सकते हैं लेट एट टी इक्वल टू 0, अभी जस्ट अप्लाई ही किए, उसी समय बोल रहा है कि बताओ कि क्या है, दैट इज किस समय निकालना है, दैट इज एट टी इक्वल टू 0, और दैट इज इसको ऐसा भी बोलते हैं कि इनिशियली, यानी कि एकदम शुरू में, इनिशियली व्हेन एफ इज अप्लाइड, व्हेन एफ इज अप्लाइड।
ठीक है, बस हो गया। मास m है, लेंथ है l। अगले पेज से क्वेश्चन लिख लो बढ़िया से, बहुत जरूरी है। 2-3 सवाल ही करेंगे ना, सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाएगा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। तो हमें पता है कि भाई ये एक्सिस हो गया मेरा फिक्स्ड, यहां से देखो क्या है r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर जाकर के एक लग रहा है फोर्स F, तो r क्रॉस F भैया ये बन जाएगा एक टॉर्क, और टॉर्क लगेगा तो ये रॉड क्या होगा, रोटेट करना चालू करेगा। तो अबाउट दिस पॉइंट टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा सोचो जरा। तो दिस इज मैं बोलूंगा कि भैया ये है मेरा r, क्या है ये है मेरा r, और ये है मेरा f। इन दोनों के बीच थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो बोलेंगे r क्रॉस f होता है टॉर्क का डायरेक्शन, किधर होता है, r क्रॉस f। तो दिस इज r, तो देखो जरा r एक्सटेंड कर दो यहां से, क्या है, यह है r और यह है f, यह है f। r क्रॉस f करके देखो r इधर f इधर, तो r क्रॉस f करोगे तो अपने आप देखो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पता चल रहा है, किधर है, आउटवर्ड तो है, लेकिन ये रोटेशनल इफेक्ट किधर है, तो बोले r से f, तो हमें पता चला कि ऐसे रोटेट करेगा। इसका मतलब अबाउट दिस पॉइंट, जब इस फोर्स का टॉर्क निकालोगे तो r, ये f, इसका मतलब इस रॉड को रोटेट कैसे करना चाहेगा, ऐसे। ठीक है, पिछला लेक्चर में भी पूरा इसका चीज सिखाए थे कि कैसे टॉर्क निकाला जाता है। तो एक होता है टॉर्क का फॉर्मूला, बाई बोलते हैं डेफिनेशन, बहुत अच्छे से पिक्चर बनाओ दिमाग में। बाई डेफिनेशन होता है टाउ इक्वल टू RF साइन थीटा, और एक होता है बाई फॉर्मूला, क्या होता है, बाई फॉर्मूला, और फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। जैसे कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू किसका एनालॉगस है भाई, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। देख लो, फोर्स मास एक्सेलरेशन, फोर्स बन जाता है टॉर्क, मास बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन बन जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम बोलेंगे ना, जब भी बोलेगा ना एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, इसका मतलब हो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो बोलेंगे कि देखो सिंस वी नो दैट भैया टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, RF साइन थीटा। ठीक, और ये टाउ, ये डेफिनेशन लिख दिए, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं भैया दोनों तो टॉर्क ही है, एक है डेफिनेशन एक है फॉर्मूला। समझ में आना चाहिए कि लिख कैसे रहे, डेफिनेशन फॉर्मूला। ठीक, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बोला निकालने के लिए RF साइन थीटा। तो उस पॉइंट से, हिंज पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर फोर्स लग रहा है, तो बोले भैया ये L डिस्टेंस पर फोर्स लग रहा है, तो कैसे लिखोगे, L डिस्टेंस पर फोर्स लग रहा है F साइन RF के बीच का एंगल, तो ये है मेरा R, ये है मेरा F, दोनों के बीच का एंगल है कितना, थीटा, 90 डिग्री। तो जब भी R और F परपेंडिकुलर होगा ना, तो ऑटोमेटिक साइन 90 पता है 1 हो जाएगा। आई अल्फा में I क्या होता है, व्हाट इज I, तो बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो होता है हमेशा कि किस एक्सिस के अबाउट क्या है, वो रोटेट कर रहा है रोटेट कर रहा है। ये बंगाली लैंग्वेज में बोलने वाला था, रोटेट किधर कर रहा है रोटेट किधर कर रहा है। तो ये है मेरा एक्सिस, रॉड है ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट क्या है, वन ऑफ इट्स एंड, और वन ऑफ इट्स एंड का आंसर होता है ml²/3। और यही रॉड अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे फ्लिप करता, रोटेट करता, तो ml²/12। यानी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अबाउट वन ऑफ इट्स एंड है, और वन ऑफ इट्स एंड के अबाउट जो मेरा आंसर होता है ml²/3, ml²/3 इंटू अल्फा इक्वल टू L इंटू F। अनिल सर क्या निकाल रहे हो, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ कि क्या होगा। तो L चला गया, ठीक, तो अल्फा बराबर आ जाएगा मेरा, अल्फा बराबर आ जाएगा देखो 3F डिवाइड बाई एक L, तो यहाँ बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा कितना, ml। तो ये निकल गया एंगुलर एक्सेलरेशन। कब निकला है, जैसे मैंने फोर्स लगाया ना, तो आपने फोर्स लगा दिया ना, तो फोर्स इक्वल टू एक तरह समझो मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ रोटेशनल इफेक्ट है, तो टॉ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो निकल गया कि इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन होगा क्या, ये इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन आया है। इसी के वजह से क्या, जैसी एक्सेलरेशन उसमें हुआ इनिशियली ही, उसी के वजह से क्या होगा, इनिशियली तो रॉड रेस्ट में है, वेलोसिटी की बात करोगे तो रेस्ट में है, लेकिन एक्सेलरेशन है तो भैया इसका धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज करना चालू करेगा। पता चल गया। तो पहला स्टेप था एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हमसे पूछा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो कि क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले बताओ कि मैं जब फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो ये रॉड जो है ना, वो इधर रोटेट करेगा ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ है, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। ठीक, सेंटर ऑफ मास कहाँ है भाई,
सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट यहां पर मिड पर है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। इसका मोशन कैसा होगा सोचो, तो बोले कि रॉड यहां पर ये एंड तो फिक्स्ड है, फोर्स लगा है, तो ध्यान से देखना इस पॉइंट का, ठीक, ऐसे चलते जा रहा है, 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 तो देखो क्या ऐसे 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 लग रहा है ना कि चलते जा रहा है, फिर ये गोल 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 घूमते 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 ऐसे आ जाएगा। तो जब यहाँ आ जाएगा तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर देखोगे तो ये कैसा नजर आएगा, एक सर्कुलर पाथ नजर आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास का मोशन इधर बेसिकली होने जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। और हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा हो, इट मींस उसके पास कितना एक्सेलरेशन होता है, 2 एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो किधर किधर होता है, तो बोले अगर इधर ऐसे ऐसे चल रहा है तो एक तो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। दोनों का फॉर्मूला क्या है भाई, AC का फॉर्मूला होता है v²/r, कि कितना स्पीड से ये चल रहा है, चलो यहां बनाए तो कि कितना स्पीड से ये चल रहा है v²/r, और इसी का एक फॉर्मूला होता है r ओमेगा²। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, AT = r × अल्फा। जानते हैं हम लोग दोनों बहुत अच्छा से, सर्कुलर मोशन में पढ़े हुए हैं, किन्हीं को रिवीजन करना हो या नहीं बेटा पढ़े हुए हो तो यूट्यूब में टाइप करना सर्कुलर मोशन फिजिक्स लिंक्स, ठीक, आराम से वीडियो देखना बहुत अच्छे से। सारे एक्सेलरेशन, 4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में होते हैं, 4 लीनियर एक्सेलरेशन में 2 तो यहां दिख रहा है ना, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है नेट एक्सेलरेशन, एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो अच्छे से समझ लेना बढ़िया से। देखो क्या ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो भाई सर्कुलर मोशन में तो इसके पास कितने एक्सेलरेशन होंगे सेंटर ऑफ मास का, तो बोले एक तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा सेंट्रीपिटल, और एक टेंजेंशियल हो जाएगा तो ये लगेगा AT सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, तो यही है मेरा r, और ये हो कितना जाएगा, तो बोले भैया टोटल डिस्टेंस है l, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट l/2 डिस्टेंस पर होगा, यानी ये जो r है वो मेरा बन क्या जाएगा, l/2 पर एक पार्टिकल है सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो कैसे कैसे लिखोगे, हमसे पूछा व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोले भैया सेंटर ऑफ मास ना सर्कल में चल रहा है, इसके पास 2 एक्सेलरेशन होगा, एक इधर एक इधर, तो व्हाट इज द टोटल एक्सेलरेशन, तो इन दोनों के किधर होगा, बीच में कहीं, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, यानी कि AC देखो इधर हो गया, AT इधर हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना कहीं बीच में होगा, और यही कहलाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले AC होगा क्या, तो बोले कि भाई AC कहलाता है बच्चों क्या, r ओमेगा²। ओमेगा है एंगुलर स्पीड, तो बोला हमसे क्या है कि एट द इंस्टेंट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, तो भैया जैसे ही ये रॉड रखा हुआ है, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, एकदम उसी इंस्टेंट पर T = 0 पर क्या रॉड घसका है, क्या कुछ स्पीड गेन किया है क्या, नहीं, वो तो T = 0 पर रेस्ट में है। T = 0.001 सेकेंड भी अगर टाइम दोगे तब तो वो एक्सेलरेट करके अपना स्पीड को चेंज करेगा, है ना, लेकिन हमसे कब बोला था, एट द इंस्टेंट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, तो उस समय रॉड क्या है, रेस्ट में। तो बोलेंगे सिंस एट इंस्टेंट व्हेन F इज अप्लाइड, ओमेगा एंगुलर स्पीड क्या है मेरा 0, हेंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r तो हम जानते हैं कि l/2 है, कितना है यहाँ सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस पर, l/2 पर, ओमेगा ही क्या है 0, तो ये मेरा हो जाएगा 0। तो AC तो पता चल गया कितना है, 0, ठीक है। अब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है भाई, तो बोले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है r अल्फा, r है l/2, अल्फा कितना है, तो हम इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन देखो निकाल चुके हैं, कितना है 3F/ml, तो लिख देते हैं यहाँ 3F/ml, हेंस ये l चला गया, आंसर आ जाएगा 3F/2m, बेसिकली 3F/2m। तो दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो अगर हमें बोलेगा ना कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ कि क्या है, तो बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली हो जाता है क्या,
तो दो एक्सेलरेशन था, एक इधर दोनों परपेंडिकुलर में होता है, हेंस ये कहलाएगा क्या, AC स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर। ठीक, AC है क्या 0, तो ये तो हो गया ओम नमः जय स्वाहा हो गया, तो ये स्वाहा हो गया, तो ये हो जाएगा AT का स्क्वायर। भैया AT का स्क्वायर क्या हो जाएगा AT, यानी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वही हो जाएगा टोटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और टेंजेंशियल कितना है 3F/2m, यानी कि दिस विल बी द आंसर 3F/2m एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो सर्कुलर मोशन पढ़ लिए, ये पूरा पेज क्या पढ़े, सर्कुलर मोशन। लग रहा है जैसे रोटेशन, काहे का रोटेशन भाई, एक पार्टिकल था गोल 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 घूम रहा है, ये सब सर्कुलर मोशन। तो वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये मत सोचना हम रोटेशन पढ़ रहे, नो। अब वो भी सीख लिए। अब आता है हाउ टू फाइंड हिंज फोर्स। अब देखो मैं डायरेक्ट एक चीज सिखाता हूं, नाम क्या है भाई, हिंज फोर्स, यानी कि फोर्स है, फोर्स है, फोर्स। तो फोर्स के बारे में किधर पढ़ते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, उधर 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 है ना, लीनियर मोशन में फोर्स फोर्स फोर्स। और टॉर्क किधर पढ़ते हैं, रोटेशन में, रोटेशन रोटेशन रोटेशन। अच्छा, फोर्स रोटेशन, इधर टॉर्क, फोर्स टॉर्क, फोर्स टॉर्क। हमें पढ़ना हिंज फोर्स। ओ, इसका मतलब कि इधर इधर लीनियर मोशन में। और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सोचो जरा, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कहीं ना कहीं हिंज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है वो लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है। और हमारे पास दिया हुआ क्या रहता है, एक रिजिड बॉडी। क्या रोटेट करता है, बोले रिजिड बॉडी यहां पर करता क्या है, रोटेट्स। और हिंज फोर्स, हिंज फोर्स, ये देखो डायरेक्ट ना दिमाग में ऐसे बैठा रहा हूं, अभी मेथड पढ़ूंगा, लेकिन पहले ऐसी सोच लो कि भैया ठीक है क्या है, क्या ऐसा ही ऊपरी ऊपरी हम समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा सकते हैं हिंज फोर्स। तो भैया ये रोटेशन का चीज तो हो नहीं सकता है, तुम लीनियर मोशन हो। फोर्स तो बोले फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है। और इसमें एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो बेटा सोचो जरा कि रिजिड बॉडी है, मेरा एक रॉड है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं भाई, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, है ना, इनफाइनाइट पार्टिकल्स। और जब हम हिंज फोर्स की बात करते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई जब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो, तो ये मास किसका है? इस रिजिड बॉडी में किसका मास है ये? तो देखने में लगे यार यहाँ तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, तो किसका मास? तो बोलते हैं कि पूरे बॉडी के बारे में हमें बात करना है, क्योंकि पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, इसीलिए सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स को हटाओ, पूरा बॉडी का मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास के बारे में बाय चांस हमने कुछ बोल दिया ना, तो समझो कि पूरा रिजिड बॉडी के बारे में हमने बोल दिया। इसीलिए हिंज फोर्स इक्वल टू जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, भैया किसका मास लेंगे, सेंटर ऑफ मास का। तो किसका एक्सेलरेशन लोगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसी सेंटर ऑफ मास का लेंगे ना, समझो कि पूरे रिजिड बॉडी के बारे में ही हमने बात कर दिया। यह था ऊपरी ऊपरी अलग तरीके से फिजिक्स को समझने का तरीका। तो ये किसका मास ले लेंगे, सेंटर ऑफ मास। ये किसका एक्सेलरेशन ले लेंगे, सेंटर ऑफ मास। पता चल गया हिंज फोर्स। आ जाओ अब देखना जरा क्या है पहला पॉइंट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स ऑलवेज डिस्कस द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई बुक में लिख तो देते हो ये चीज, है ना, डिस्कस द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन मैं पूछता हूं कि क्यों? तो पता चलता है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि इनफाइनाइट पार्टिकल से फोर्स पढ़ रहे हो, सेंटर ऑफ मास लोगे एक ही बार में हो जाएगा पूरा रिजिड बॉडी का, इसलिए बोलता है। तो जब भी हिंज फोर्स आए ना, पूरा अपना कंसंट्रेशन लगा दो सेंटर ऑफ मास और उसका स्टडी करो कि तुम किधर किधर जा रहे हो, तुम्हारे बारे में सब कुछ लिख देंगे, हिंज फोर्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, आ जाओ। वी नो दैट फॉर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या है, इट इज अ पॉइंट है भाई। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक पॉइंट होता है, इट इज अ पॉइंट। और पॉइंट का कभी भी रोटेटरी मोशन नहीं होता है, पॉइंट हैज ऑलवेज क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। पॉइंट का क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, पॉइंट थोड़ी रोटेट करता है। पॉइंट भाई ये वो पॉइंट है, किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, कोई रिजिड बॉडी रखोगे तब ना। अच्छा तो देखो क्या बोले, वी नो फॉर सेंटर ऑफ मास सिंस इट इज अ पॉइंट इट हैज ऑलवेज ट्रांसलेटरी मोशन। तो बोलता है क्या, फॉर सेंटर ऑफ मास ऑलवेज ट्रांसलेटरी मोशन टेक्स प्लेस एंड हेंस हिंज फोर्स इज फॉर किसके लिए, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए है, ना कि रोटेटरी मोशन के लिए। तो हिंज फोर्स
ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होगा, ना कि रोटेटरी मोशन के लिए। हिंज फोर्स इज ऑलवेज शोन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। हिंज फोर्स ऑलवेज शोन इन किधर, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो होता है। हमने देखा था कि एक मान लो nx इधर तो ny इधर, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। लेना किधर किधर है, वन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड ले लो एंड द अदर परपेंडिकुलर टू द रॉड ले लेंगे। ठीक है, किधर किधर लेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड, और एक है परपेंडिकुलर टू द रॉड, बस खत्म। तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, एकदम बढ़िया से। देखो फीलिंग लेकर के समझाना जो है ना, उसमें थोड़ा सा मजा आता है। नहीं तो ऐसे ही पढ़ते, देखो भैया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को लेना, तो आपको लगता है अच्छा ठीक है, हाँ, बोल ही दिए कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लेना है तो लेकर के बना देंगे। ये एक तरीका का पढ़ाना होगा। दूसरा है कि भैया क्यों लेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दूसरा पार्टिकल क्यों नहीं ले लिए। हाँ, जब क्यों बोलते हो ना तो फिजिक्स नेक्स्ट लेवल से बुझाना चालू होता है कि क्यों। आ जाओ, अब निकालते हैं हिंज फोर्स। तो हिंज फोर्स निकालना है, ऑलवेज फोकस ऑन सेंटर ऑफ मास। तो ठीक है, ये एक्सिस मेरा हिंज्ड है, सॉरी पॉइंट मेरा क्या है, हिंज्ड है। इतना डिस्टेंस पर हम लगा रहे हैं फोर्स, तो ये रोटेट करेगा ऐसे 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 ऐसे। सेंटर ऑफ मास कहाँ है भाई, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है। वो क्या करेगा, तो बोले कि जब फोर्स ऐसे लगाओगे ना, गोल गोल घूमेगा ऐसे करके, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन जो होने जा रहा है ना, वो देखो ऐसा होने जा रहा है, सर्कुलर पाथ पर। तो सेंटर ऑफ मास तो ऐसे मूव करेगा। ठीक, फॉर कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स हमने बोला कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस लगाओ। वो कौन कौन सा लेना है, तो एक है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड, और दूसरा है कि रॉड के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अलोंग द डायरेक्शन में ना बेटा हम किधर भी लगा सकते हैं, याद रखना। यानी कि अगर इच्छा है तो ऐसे लगा दो, लेट nx इधर लग रहा है तो ny इधर लग रहा है, सच दैट पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा कहीं बीच में, तो ये कहला जाएगा मेरा, पता है क्या, F हिंज फोर्स। ठीक है, ऐसा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही लगाएंगे, इधर भी लगा सकते हैं। लेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड, हम लोग इसको ले लेते हैं लेट इट बी nx, और इसके ठीक परपेंडिकुलर में लेट इट बी ny। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी नोन एज क्या, F हिंज, है ना। यानी कि हिंज फोर्स अगर बोला जाए तो हो जाएगा रूट अंडर, देखो क्योंकि इन दोनों कैसा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हो जाएगा रूट अंडर क्या, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, खत्म। यही हो जाएगा मेरा आंसर। स्टेप समझ में आ गया। चलो सर्कुलर मोशन को जरा देखते हैं कि क्या है भाई, सॉरी ये सेंटर ऑफ मास को। तो सेंटर ऑफ मास का क्या है, जब हमने स्टडी किया तो टोटल मास यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, लेट इट बी m, और ये मोशन जब करता है सर्कुलर मोशन तो इसके पास कितने एक्सेलरेशन होते हैं, 2। तो हमने देखा कि एक होता है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ये दोनों का वैल्यू मेरा आया हुआ है, एक है 0 और एक टेंजेंशियल कितना आया था, टेंजेंशियल कितना आया था, टेंजेंशियल कितना आया था, ये देखो 3f बटे कितना है, 2m, 3f बटे 2m। यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। हाँ, 3f डिवाइडेड बाई 2m। तो बस हिंज फोर्स है ना, लीनियर मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको भैया एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, खत्म। तो एक्स एक्सिस में देखो कि कौन कौन है जो फोर्सेस लग रहा है, एक्स एक्सिस में देखो कि कौन कौन जो है फोर्सेस लग रहा है, और वाई एक्सिस में। तो हम लोग बोलते हैं कैसे एनालिसिस करें पता है, एक एक्स एक्सिस जिसको बोल रहा हूं ना, एक्चुअली वो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रॉड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रॉड। तो देखो क्या हो रहा है, अलोंग द डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, वो है मेरा nx। टोटल फोर्स इन दिस डायरेक्शन सिर्फ क्या है, एक ही फोर्स है, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है, सेंटर ऑफ मास का, वो है ac। तो एक्सेलरेशन क्या है, ac। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एक ही चीज तो लिखते हैं, नेट फोर्स बराबर होगा क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में करते हैं। तो बोले इस पूरा रॉड पर अलोंग द डायरेक्शन में एक ही फोर्स है nx, और भैया एक ही एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का ही एनालिसिस करना है, वो है क्या, ac। ठीक, तो हम लोग लिखें क्या, तो नेट फोर्स बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ac ac ac। सिंस ac इज क्या, 0, तो पुट कर दो, यानी nx बराबर हो जाएगा m इंटू कितना हो जाएगा, 0, विच इज nx इक्वल टू 0 हो गया। पता चल गया कि एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रॉड लगाएंगे, nx हो गया 0। दूसरा लगाते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रॉड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रॉड, खत्म। देख लो जरा क्या होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, तो
ऐसे है रॉड, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर, तो इधर क्या लग रहा है देखो ny, और इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये फोर्स भी किधर है, इसी डायरेक्शन में, रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तो है। यानी ऊपर देखो क्या लग रहा है मेरा ny, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर है, इधर ही है। तो लिखें क्या, एक ही लाइन है बस, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बोले भैया नेट फोर्स क्या है, तो बोले ny प्लस f, ये दोनों लग रहा है नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, बस खत्म। तो हमें क्या निकालना, ny, तो ny प्लस f इक्वल टू हो जाएगा देखो m इंटू 80 कितना था, 80 था 3f बटे 2m, 3f बटे 2m। तो यहाँ देखो m चला गया, 3f बटे 2 आ रहा है, तो हेंस ny बराबर हो जाएगा 3f बटे 2 माइनस f, कितना आंसर आ जाएगा, तो 2 यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 भागा कितना 2, तो दिस इज ny इक्वल टू कितना आ गया, f बटे 2 आ गया। ठीक, हेंस जैसे ही बोलेंगे कि f हिंज क्या है, तो भाई दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है, तो लिखेंगे हमेशा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। तो यहाँ देख लो पहले nx है 0, तो ये ny का स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर निकल के क्या आएगा, सिर्फ ny आ जाएगा, और ny मेरा है कितना, f बटे 2 है, तो हेंस जो हिंज फोर्स हो गया वो f बटे 2 आ गया, बस खत्म। कितना आ जाएगा, f बटे 2। तुम्हें अपना बनाने की, हो गया, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंज फोर्स कैसे निकालते हैं, हिंज फोर्स के लिए सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसका मोशन देख लो, फिर एक अलोंग द डायरेक्शन, एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन में चेक कर लो कि क्या क्या लग रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दो, कहानी खत्म। आ जाओ नेक्स्ट सवाल कि फाइंड द हिंज फोर्स, डायरेक्ट अब मैंने देखो लिखा है क्या, फाइंड द हिंज फोर्स पूछा हुआ सवाल है, एक्सर्टेड बाय द हिंज्ड पॉइंट ए, हिंज्ड पॉइंट ए के द्वारा ऑन द रॉड एट द इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिंग इज कट, किस इंस्टेंट पर निकालना है, किस इंस्टेंट पर निकालना है, व्हेन द स्ट्रिंग इज कट। तो देखो एक स्ट्रिंग के सहारे, ये तो फिक्स्ड है, ये वाला ये क्या है, फिक्स्ड, एक रॉड ऐसे है, मास एम लेंथ है, यहां से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है किसी सीलिंग से, बोलता है कि जैसे ही स्ट्रिंग को कट करोगे, कट किए तो हमें पता है कि गिरना स्टार्ट कर देगा, ठीक, लेकिन भैया गिरने के लिए कम से कम 0.001 सेकेंड लगेगा, तब तो थोड़ा सा ऐसे घसकेगा। बोलता है कि एट द इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर बोलो जैसे आपने कट किया, खटाक बस रुक जाओ, खटाक बस रुक जाओ, तो भैया t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 जैसे ही कट करोगे तो थोड़ी चल देगा जैसे ही कट करेंगे, व्हेन स्ट्रिंग इज कट, ठीक, तो जैसे ही कट करेंगे तो दैट इज, ये किस समय होगा, दैट t इक्वल टू 0, तो भैया उस समय कोई वेलोसिटी होगा क्या, ओमेगा होगा क्या, नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन पता है थोड़ा देर करेंगे ना, तो ऐसे जैसे कट करो तो ये पता है कि ये वाला फिक्स्ड है, एक रॉड है, इसका वजन है, तो भैया ये गिरना चालू होगा, गिरना चालू होगा, ऐसे तो रोटेट करेगा। तो हमें हिंज फोर्स निकालना है, ये है हिंज्ड पॉइंट, तो हिंज फोर्स बोले ना, एक लेना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड, एक लेना है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रॉड। ले हम किधर भी सकते हैं, मेरा मन करेगा इधर चाहे इधर, अलोंग द डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर मेरा मन करेगा ऊपर चाहे नीचे, जिधर लेना है ले लो। पता कैसे चलता है कि भाई सही डायरेक्शन कौन सा है, तो पिछला न्यूमेरिकल में देखो जब nx ny, nx तो चलो 0 आ गया तो कहानी खत्म, ny जिधर हमने लिया था, ny जिधर हमने लिया था, लेट इधर, ठीक है, रॉड के परपेंडिकुलर ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, हमने मान लो कि इधर ले लिया, ठीक, तो देखिए जिधर हम लिए ना, तो मेरा आंसर क्या आया, प्लस f बटे 2 आया है, इसका मतलब है कि जिधर हमने माना है ना उधर ही ny लगेगा। अगर ये आंसर माइनस आ जाता ना, तो इसका मतलब होता कि हमने जो ऊपर माना ना, तो उधर नहीं लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यही आज़ादी है कि आपको जिधर मानना है मान लो, भैया आंसर हमें बता देगा कि सही क्या है, जैसे किरचॉफ्स लॉ के अंदर पढ़े थे, याद है ना, जिधर मानना है डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे मानना है मान लो, आंसर बता देता है कि भाई सही क्या है, प्लस माइनस साइन, बिल्कुल किरचॉफ्स लॉ जैसा हो गया, ठीक। तो हिंज फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो हिंज फोर्स के लिए पता है कि लेट ये वाला nx इधर लग रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर ny इधर मान लेते हैं, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर हो गया क्या, f हिंज। लेकिन उसके लिए पता है कि सबसे पहला स्टेप में हम लोग अल्फा निकालना होगा, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें दो चीज होता है,
सेंटर ऑफ मास का देख लेंगे कि क्या है ना, सर्कुलर पाथ पर चला तो चलो अभी तो नहीं बताता हूँ कि भाई क्या ना, कह नहीं सकते कि किधर चलेगा। ठीक, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लो और उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, एफ हिंज। तो ये स्टेपिंग्स होता है बेसिकली निकालने का। हो गया, क्वेश्चन लिख लो, डायग्राम बना लो। मैं शुरू करता हूं अल्फा से कि जब हम स्ट्रिंग कट करेंगे ना तो होगा बेसिकली क्या, ये देखो जरा। अच्छा यही निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, कि जब हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो होगा क्या। आ जाओ यहीं बना लेते हैं फिर से, क्या दिक्कत है। ऐसे ऐसे ये है एंड पॉइंट ए। सोचो कि जैसे ये जो स्ट्रिंग था ना, हमने इसको कर दिया कट, तो कट अगर कर दिए तो यहां से कनेक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का हो गया खत्म। क्या हो गया, स्ट्रिंग का कनेक्शन खत्म। तो सोचो कि भाई ये तो फिक्स्ड है, अब ये तो गिरेगा। तो सवाल है कि कौन गिरा रहा होगा, कौन है जो फोर्स लगा रहा होगा। तो बोले कि इसका वजन है ना, यानी कि mg। तो mg एक्ट कहां करेगा, mg एक्ट करता है सेंटर ऑफ मास पर। इसका मतलब कि जो इसका मास m है, लेंथ है l है, तो पूरा मास कॉन्संट्रेटेड कहां होता है, सेंटर ऑफ मास पर। तो यहीं से एक फोर्स लग रहा होगा, देखो क्या, mg लग रहा होगा। और इसी के वजह से क्या है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे करके क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। ठीक, अब सोचो कि ये फिक्स्ड है और ये ऐसे गिर रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है। ठीक है, ऐसे 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 करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। तो भैया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमें समझ में आ रहा है बेटा, क्या है कि मतलब पोजीशन है, बोलो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली चल कैसे रहा होगा। यहाँ सेंटर ऑफ मास है, सोचो ऐसे ऐसे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, पूरा रोटेट कर दो तो लग रहा है ना सेंटर ऑफ मास फिर से कैसा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा होगा। यानी इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। समझ में आता है ना। ठीक, सबसे पहले हम कैलकुलेट करें अल्फा। अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क का डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन कहता है टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा। आई क्या होता है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा वो लिख दो, तो आर एफ साइन थीटा। बस बहुत आसान हो गया, अब खाली लिखना बाकी है, लिख दो दंदना के। तो बोले कि इस पॉइंट के अबाउट कौन है जो टॉर्क लगा रहा है, तो बोलेंगे एम जी। ठीक है, तो एम जी यहाँ से कितना डिस्टेंस है, दिस इज आर। ये आर बराबर होगा क्या, तो बोले टोटल लेंथ है एल, एग्जैक्ट हो जाएगा कितना, हाफ, यानी कि एल बटे 2। तो देखो आर हो गया ये, एफ हो गया ये, तो ये हो गया मेरा कितना 90 डिग्री। तो यही है जो टॉर्क लगाएगा, जिसके वजह से ये रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट आर डिस्टेंस पर ऐसे, तो ये जो टॉर्क का डायरेक्शन वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो लिखे हम लोग यहाँ आर कितना, तो बोले एल बटे 2 पर फोर्स लग रहा है कौन, एम जी, साइन कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक, आई एक्सिस, कौन से एक्सिस के अबाउट ये रॉड जो है रोटेट कर रहा है, तो बोले ये जो रॉड है इसका एंड वाला पॉइंट जो है ना फिक्स्ड एक्सिस है ऐसे, तो ये पूरा रॉड जो रोटेट करेगा अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, ना कि सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना एंड के अबाउट है, ये अल्फा। एंड के अबाउट आंसर क्या होता है, हम जानते हैं ml स्क्वायर बटे 3 होता है एक रॉड का, अल्फा l बटे 2 mg, साइन 90 कितना होता है 1। तो देखो एक m चला गया, कैसा है सब पता, कैपिटल है मतलब, हाँ m। तो ये देखो m चला गया, एक l चला गया, तो एक l बचा है, तो l अल्फा डिवाइड बाई 3 विल बी इक्वल टू g बटे 2। हेंस अल्फा इक्वल टू देखो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 3g डिवाइडेड बाई 2l। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया कि कितना है, खत्म। अब अल्फा निकल गया हमें, उसके बाद हमको बोलता है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। तो हम देख लिए कि भाई सेंटर ऑफ मास मेरा है ये, mg फोर्स लग तो ऐसे रहा है, इसका मोशन कैसा होगा, तो बोले रोटेट ऐसे कर रहा है, तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कल होगा। कैसा होगा ये, सर्कल। तो हमें निकालना है कि व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, जब स्ट्रिंग को कट किए हैं तब, यानी कि t इक्वल टू 0 की कहानी। तो t इक्वल टू 0 पर हम समझ में आ चुका है कि भैया ये जो एंगुलर स्पीड होगा वो क्या होगा, 0। उस समय तो रेस्ट में ही रहेगा। तो उस समय उसी इंस्टेंट पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, तो बोले कि देखो सर्कुलर मोशन में ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमें पता है एक एक्सेलरेशन तो इधर लग रहा होगा सेंट्रीपिटल, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसको क्या बोल देंगे, टेंजेंशियल। हो गया, और यही दोनों का रिजल्टेंट बीच में से। तो कैसे हम लोग को निकालना कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। तो बोले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर, आर एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर वो है सिचुएटेड सेंटर ऑफ मास,
तो बोलिए ये r बराबर कितना होगा L/2, तो ये L/2 है। ओमेगा कितना है तो 0, तो ये कहानी खत्म, तो सेंट्रीपिटल तो खत्म हो गया। टेंजेंशियल की बात करें, टेंजेंशियल होता है r अल्फा। व्हाट इज r, कितना डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है भाई लोकेटेड L/2 पर। व्हाट इज अल्फा, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, तो अभी निकाल के लाए हैं 3g/2l है, तो 3g/2l है, सिंपल सा। तो ये L देखो चला गया, तो ये आ जाएगा 3g/2 दूनी 4। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो AC निकल गया, AT निकल गया। नेट एक्सेलरेशन निकालना होगा तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का कैसे होता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है दैट इज ये। लेकिन यहां पर देखो क्या, जब ACM निकालते हैं तो होगा तो ठीक है AC² + AT²। AC है कितना 0, तो ये कहानी खत्म, 0² प्लस क्या है AT², तो 0 खत्म हो गया, AT का स्क्वायर यानी किसके बराबर आएगा, AT के ही बराबर आएगा। तो ये जब एक्सेलरेशन है ही नहीं इधर तो सिर्फ AT के बराबर था, यही नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी टोटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास किधर होगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ऐसे, तो विच विल बी इक्वल टू कितना 3g/4, ये कहने का मतलब हुआ। तो ये ACM निकाल लिए। अब हमें निकालना है क्या, हिंज फोर्स किधर एक्ट करेगा। ठीक, तो देखो ये मेरा हिंज फोर्स के लिए किसको देखना है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखो। सेंटर ऑफ मास बेटा कौन है, ये है। इस पर एक mg फोर्स लग रहा है किधर, नीचे की ओर। टॉर्क ऐसे लग रहा है, हम जान रहे हैं। अच्छा, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के फोकस करना है तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बारे में एनालिसिस करेंगे। यहां देखना ध्यान से, एक फोर्स लगा देते हैं किधर, हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन में NX, और डायरेक्शन ये अलोंग द जो डायरेक्शन ऑफ रॉड है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग जाएगा NY, क्या लग जाएगा NY, और इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट हिंज फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट वाला पता है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड ढूंढो कि कौन कौन फोर्स लग रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड। तो बोले कि भाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड फोर्स तो सिर्फ एक NX ही है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर क्या है AC, बस खत्म। ठीक है, उसका वैल्यू 0 है तो वो हटा दो, हमें देखना है कि उस डायरेक्शन में लग क्या रहा है। दूसरा, रॉड के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, तो बोले ऊपर लग रहा है NY, हमने मान लिया, सही है कि गलत हमें नहीं पता, आंसर बताएगा, तो हमने मान लिया NY। ठीक, उसके परपेंडिकुलर में एक फोर्स लग रहा है इधर क्या mg, और हमने देखा था कि इसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी है, वो क्या है AT। तो लिखेंगे कैसे, देखो along the डायरेक्शन ऑफ रॉड, एक इधर हम लोग करते हैं है ना एनालिसिस, तो ये क्या हो जाएगा, बोले इधर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है भाई, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स एक लिख दिए इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन कितना है r⍵², ये है 0, तो यानी कि nx कितना आ गया 0। सिमिलरली बोलोगे क्या, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रॉड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रॉड, तो बोलेंगे देखो क्या है, तो बोले ये रॉड है, रॉड के ठीक परपेंडिकुलर देखो ऊपर लग रहा है NY, नीचे लग रहा है mg, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी किधर है इधर। तो हम लोग लिखते हैं ना नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भैया जिधर एक्सेलरेशन है उधर बताओ कि कितना नेट फोर्स लग रहा है। इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि व्हाट इज द नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बोले कि जिधर एक्सेलरेशन है AT, उस साइड में नेट फोर्स क्या है, तो बोले देखो है mg, लेकिन -NY हो जाएगा, नहीं होगा, इधर 10 न्यूटन इधर 2 न्यूटन। मैं बोलता हूँ व्हाट इज द नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो क्या बोलोगे 10 - 2 कर दो, जो अपोजिट में लग रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 - 2 यानी कि नेट 8 न्यूटन इधर लग रहा है, और नेट जिधर लगेगा उधर मैं एक्सेलरेट करूंगा। ठीक ठाक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा। तो बोले ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो बोले mg - NY विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है मेरा 80 तो ये हो जाएगा mg - NY इक्वल टू m इंटू 80 कितना है 3g/4 रख दो, तो ये हो जाएगा 3g/4, यानी कि NY हमें चाहिए, तो ये इधर, तो देखो NY बराबर हो क्या जाएगा, वो उधर चला गया, तो ये आ जाएगा mg माइनस ये इधर,
कितना है 3mg/4। हेंस देखना बेटा एलसीएम देखो जरा, 4mg माइनस 3mg कितना हो जाएगा mg/4। दिस इज क्या है मेरा ny। अब ये क्या पढ़ रहे हैं, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। एक फोर्स उधर, एक फोर्स इधर, एक्सेलरेशन इधर, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब हिंज फोर्स पढ़ते हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेसिकली पढ़ रहे हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। और एसीएम जब पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। वाह, तो रोटेशन तो दिख ही नहीं रहा है रोटेशन से पहला वाला पार्ट में दिखता है अल्फा निकालते वक्त ना। nx0 ny इतना, तो बोले भैया एफ हिंज जो है, एफ हिंज जो है वो क्या है भाई, तो एफ हिंज हो जाएगा रूट अंडर nx² प्लस ny²। तो ये आ जाएगा रूट अंडर, देखो nx तो 0 हो गया प्लस ny का स्क्वायर, यानी बाहर निकल जाएगा क्या ny। तो जो कि आंसर मेरा आ जाएगा mg/4। कितना आ जाएगा mg/4। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो mg माइनस 3mg/4, 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है। तो ny क्या आ रहा है बेटा, देखो पॉजिटिव, यानी कि जिधर मैंने माना है ना ठीक उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो उधर लग रहा होगा क्या एफ हिंज, ये इधर, तो रिजल्टेंट हो गया एफ हिंज इस डायरेक्शन में। अगर माइनस आंसर आ जाता ना तो समझो एनवाई ऊपर नहीं किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो बोलता कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज, यानी कि हिंज फोर्स जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब देखो क्या है, ये है मेरा एक रफ सरफेस, यहां पर एक रॉड रखा हुआ है इस तरीके से, कितना एंगल पर 37 डिग्री पर ऐसे रखा हुआ है, जिसका मास m है, लेंथ l है। इस पॉइंट पर यह है हिंज्ड। इसके पीछे क्या था, रॉड इस तरह से था, है ना, ऐसे यहां पर हिंज्ड था, एक स्ट्रिंग लगा हुआ था, स्ट्रिंग को कट किए थे। तो देखिए कि भाई इसको गिरा कौन रहा था, बोले सेंटर ऑफ मास पर एक mg फोर्स लगेगा, वही जो है क्या है इसको रोटेट कर रहा था। यहां पर क्या है कि हॉरिजॉन्टल रॉड नहीं है, कुछ एंगल पर ना रखा हुआ ऐसे करके, तो कोई आदमी पकड़े हुए रखे हुए। बोलता है कि जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जस्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे छोड़ा बस t=0 उसी इंस्टेंट पर बताओ कि भैया हिंज फोर्स क्या लग रहा है, यहां पर हिंज फोर्स क्या लग रहा है। तो ये देखो अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है ना, गुड क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसको बनाना है बेटा खुद से, अब ट्राई करो, है ना, क्योंकि देखो मैंने 2 बनाया, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप खुद से इसको ट्राई करो ठीक। तो जैसे हिंज फोर्स है तो हमें पता है कि स्टेपिंग्स क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है। तो बोले स्टेप से सबसे पहले अल्फा निकालो, फिर उसके बाद है कि एसीएम हमें जरूरत पड़ता है निकालने के लिए, और तीसरा हमें जरूरत पड़ता है क्या एफ हिंज, है ना। तो स्टेप वाइज चलते हैं, सबसे पहले इसका हम अल्फा निकालते हैं, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एट t=0 पर निकालना है। तो t=0 पर रॉड का इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक, देखते हैं यहाँ मैंने बनाया क्या, चलो एसीएम के लिए बनाया, अल्फा के लिए डायरेक्ट यहीं पर देखते हैं बेटा। पहला स्टेपिंग्स फर्स्ट जो है सॉल्व करते हैं, अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा बेसिकली कैसे हम निकालेंगे, किधर सॉल्व करूँ मैं, इधर ही सॉल्व करता हूँ पहला। ठीक है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा के लिए हम लोग बेसिकली करते क्या है कि कौन है जो इसको गिराएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस करेगा। तो बोले टॉर्क, तो टॉर्क भाई, टॉर्क के लिए फोर्स चाहिए। तो बोले जब हम इसको छोड़ेंगे ना तो कौन है जो इसको नीचे गिराएगा, तो बोले कौन है, इसका वजन ही है, यानी mg, वही गिराएगा इसको नीचे। तो लग कहाँ रहा है वो बताओ। तो बोले टोटल रॉड का जो लेंथ है ना वो है l, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट मिड में कॉन्सेंट्रेटेड होगा यहाँ पर, और वो कितना डिस्टेंस होगा, तो बोले l/2 डिस्टेंस पर होगा। mg किधर लग रहा होगा, देखो जरा नीचे की ओर लग रहा होगा ऐसे। तो एक ही फोर्स है जो पता है इसको खींचेगा तो ये रोटेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट। ठीक, अब इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या सिखाए हैं, तो टॉर्क होता है RF sin थीटा। तो ये पिछले लेक्चर में बताए थे, रिवीजन भी करवाए थे कि इसको r sin थीटा इंटू एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा इंटू एफ। r sin थीटा को हम लोग r परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इंटू एफ। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाए थे भाई, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर निकालना हो ना तो फोर्स को खींच दो, फोर्स जहां लग रहा है उसके लाइन ऑफ एक्शन को खींच दो और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस लिख दो,
ठीक, देखो जरा इस पॉइंट के बाद कौन है टॉर्क लग रहा है, तो बोले देखने से लग रहा है देखो ये फोर्स का लाइन है ना, यही फोर्स लग रहा है। तो फोर्स के लाइन को मैंने खींच दिया पूरा लंबा सा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दो। तो देखो यही क्या मेरे लिए आर परपेंडिकुलर है क्या, ये डिस्टेंस। तो सवाल है कि हो कितना जाएगा, तो बोले यहाँ से देखो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ये वाला, ये लेंथ है कितना L/2 और ये थीटा है कुछ सटा हुआ, तो जिधर थीटा सटा हुआ होता है उधर आता है कॉस, यानी कि ये बेस में क्या आ जाएगा, तो बोले L/2 cos 37, क्या आ जाएगा cos 37। तो R परपेंडिकुलर हो जाएगा L/2 cos 37 आ जाएगा। तो पता चल जाएगा कि भाई इस पॉइंट के बाद R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक फोर्स लग रहा है, तो ऐसे लग रहा है, तो ये रोटेशन ऐसे करना चाहेगा। तो देखो जरा ये रॉड ऐसे करके क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, देखो जरा, सिंस टॉ इक्वल टू होता है RF साइन थीटा और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है I इंटू अल्फा, I जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। ठीक, यहां पर डायरेक्ट इसको लिखने का तरीका क्या होता है, R परपेंडिकुलर इंटू F बोल दो, जैसा उधर सिखाए हैं। अच्छा, I एक्सिस, कौन से एक्सिस के अबाउट ये रॉड रोटेट करा है, तो बोले अबाउट वन ऑफ इट्स एंड। तो एंड के अबाउट रॉड का क्या होता है ml²/3, यानी कि लिख सकते हैं ml²/3 इंटू अल्फा इक्वल टू R परपेंडिकुलर है L/2 cos 37 डिग्री इंटू क्या है F, फोर्स क्या है मेरा mg, फोर्स क्या है mg। हो गया। अच्छा, सॉल्व करके यहाँ L निकाल लेते हैं। एक और चीज़ देखो, ये जो 37 डिग्री जो बार बार आता है ना, 37, तो इसका ट्रिक क्या बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक, 3 के सामने 3 होता है, 3 के सामने 3, तो बस 3, 4, 5 का एक ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा, और ये कितना हो जाता है 4। देखो 3 के सामने 3, तो 3, 4, 5। तो अगर बोलेंगे साइन 37 जब हमें जरूरत पड़ेगा तो कितना होगा, साइन 37 हो जाएगा, साइन 37 हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो 3/5, और cos 37 हो जाएगा कितना, देखो cos 37 बेस बटे हाइपोटेनस, तो 4/5। वेक्टर वगैरह में सब में बहुत सिखा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में सिखा चुका हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर है ना, सारे शॉर्ट ट्रिक वगैरह। भाई 3 के सामने 3 होता, खटाक खटाक खटाक, पेज ना पलटाना पड़े, डायरेक्ट याद रखो जिंदगी भर के लिए। cos 37 4/5, तो यहाँ से क्या क्या उड़ रहा है, तो बोले एक m उड़ गया, mm, एक ओहो कहीं L लिखा जा रहा है कैपिटल ना, कोई बात नहीं, L, ठीक है, तो एक L उड़ रहा है, तो इधर बच रहा है L/3 अल्फा इक्वल टू 1/2 cos 37 4/5, I इंटू कितना हो जाएगा G, हेंस अल्फा बराबर आ रहा है, देखो जरा क्या, ये तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 2G/5 तो है ही यहाँ पर, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और L नीचे आ जाएगा, यानी कि अल्फा आ रहा है देखो कितना, 3 दूनी 6, 6G डिवाइडेड बाई 5L। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। 37 डिग्री पर एक रॉड को ऐसे रखेंगे, रिलीज करेंगे फ्रॉम रेस्ट से, बस उसी इंस्टेंट पर बताओ कि कितना एक्सेलरेशन होगा, तो 6G/5L, अल्फा पता चल गया। अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अगला स्टेप देखो जरा क्या है, बस रिजॉल्विंग है, अच्छे से कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। सेंटर ऑफ मास कहाँ है भाई, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है। ठीक, तो जब ये बेटा ऐसे करके रोटेट करके आएगा, सोचो जरा, कोई रॉड ऐसे रख दो, है ना, अगर ऐसे रोटेट होगा तो आप सीख चुके हैं कि भाई इस पॉइंट के बाद एंड के बाद रोटेट करता है, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, ये सर्कुलर में जाएगा। मान लो ये सरफेस नहीं है तो हमें पता है कि ये सर्कुलर मोशन होगा, यानी ये गोल 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 ऐसे जो जाएगा, ये कैसा है, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर जाता है। ठीक, तो जैसे सर्कुलर पाथ पर हमें पता है कि ऐसे जा रहा है, इट मींस उसके पास कितना एक्सेलरेशन होगा, 2, एक होगा टुवर्ड द सेंटर। तो अगर मान लो मैं सर्कुलर पाथ को अगर ऐसे 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 अगर कर लूँ तो पता चल जाता है कि भैया एक एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल, और ऐसे मोशन कर रहा है तो इसी साइड होगा क्या, एक टेंजेंशियल, जो कि सेंट्रीपिटल के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। एकदम ठीक है ना। तो कैसे कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, L/2 सेंटर ऑफ मास है। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, r⍵²। तो बोले इस एक्सिस से जिस पर ये हिंज्ड है, या पॉइंट बोलो, वहां से कितना डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है, L/2।
तो ये हो गया L/2। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो बोले भैया t इक्वल टू 0 पर ओमेगा 0 है, तो ओमेगा 0 है तो 0 का होल स्क्वायर यानी कि 0, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया कितना, 0। अच्छा, टेंजेंशियल की बात करें तो टेंजेंशियल होता है आर अल्फा। व्हाट इज आर, तो बोले यहां से लेकर के यहां तक कितना है आर, जहां पर सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड है, L/2। व्हाट इज अल्फा, अल्फा हमने इधर कैलकुलेट किया था, देखो क्या अल्फा आया था 6g/5L, 6g/5L, 6g/5L। तो L चला गया, 2 तिया 6 यानी कि 3g/5। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है कितना, 3g/5 आ रहा है, 3g/5। तो निकल गया, ठीक है, सेंट्रीपिटल पता चल गया, टेंजेंशियल पता चल गया। सेंट्रीपिटल तो टुवर्ड्स द सेंटर जो होता है ना, बेसिकली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड हो गया एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल किधर है, तो बोले कि जस्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रॉड हो गया। इसीलिए दोनों हमें हेल्प करता है हिंज फोर्स पढ़ने में, क्योंकि फोर्स में हिंज फोर्स में फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, तो भैया ये दोनों एक्सेलरेशन हेल्प करता है, इसलिए एसी हम पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। आ जाओ हिंज फोर्स पढ़ते हैं भाई। हिंज फोर्स के लिए फोकस ऑन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो लेट ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास है ये, ठीक, इस पर फोकस करो। तो बोले एक हमें लेना है हिंज फोर्स का, कैसे बनाए, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड, तो लेट ये हो जाएगा क्या, देखो जरा NX अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड, और रॉड के ठीक परपेंडिकुलर भैया ये हो जाएगा क्या, NY, तो ये रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये, ठीक। इसका एक एक्सेलरेशन इधर है AC, और एक इधर ठीक इसके परपेंडिकुलर में क्या है, AT, जो कि कितना आंसर आया है, 3g/5। चेक कर लो एक बार, हाँ 3g/5 आया, हो गया। सवाल है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द जो रॉड है ना, कौन कौन है जो फोर्स और लग रहा है, तो बोले कि भैया ये जो है ना, देखो जरा रॉड को जब रिलीज किए थे ना, तो हमें पता है कि एक फोर्स लग रहा था, कौन, mg, और वो mg किधर लगेगा, एग्जैक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg। लेकिन हमें चाहिए इस फोर्स का 2 कंपोनेंट, एक अलोंग द डायरेक्शन और एक इसके परपेंडिकुलर में। तो सोचो कि क्या होगा, तो ये लाइन में अगर मैं ऐसे बना दूं और ये लाइन अगर ऐसे बना दूं, तो देखना जरा बेटा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये कितना डिग्री है, 37, ये है मेरा 90, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 53 डिग्री हो जाएगा, सच दैट 37 + 53 90। तो बोले यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों क्या है, रॉड का अलोंग द डायरेक्शन और परपेंडिकुलर दोनों 90 डिग्री पर है। तो अगर ये 53 है तो ये कितना होगा, 37 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि mg का कंपोनेंट अगर हम रिजॉल्व करें, तो देखो जिधर थीटा सटा हुआ होता है उधर क्या आ जाता है, cos। तो mg ये 37 है, तो इस डायरेक्शन में देखो क्या आ जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे mg cos 37 आ गया। तो ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर में क्या आ जाएगा, तो बोले mg sin 37 आ गया। आई बात समझ में, क्योंकि फोर्स एक ही लग रहा है, उसको 2 भाग में रिजॉल्व कर दिए, क्योंकि हिंज फोर्स के लिए हम 2 ही डायरेक्शन पढ़ते हैं, अलोंग द डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, और भैया इसके परपेंडिकुलर में बताओ कि क्या लग रहा है। डायरेक्शन बना लो बेटा यहां पर, हाँ। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। क्या है देखो जरा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रॉड में भैया क्या क्या लग रहा है, तो बोले कि देखो इधर लग रहा है NX, एक फोर्स लग रहा है mg sin 37, और भैया एक्सेलरेशन है AC, यानी कि देखो अलोंग द डायरेक्शन में NX लग रहा है, इधर ही mg sin 37 लग रहा है, और इधर ही है क्या, एक्सेलरेशन। तो हम लोग लिखे क्या, एक ही चीज लिखना होता है, हमें पता है नेट फोर्स इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स हो जाएगा NX प्लस mg sin 37 हो गया, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन AC। लेकिन AC है कितना, 0, क्योंकि उस इंस्टेंट पे बात किया जा रहा है। तो NX प्लस mg sin 37 होता है 3/5 बराबर m इंटू 0, यानी कि 0। देखो m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 तो 0।
हैंस nx बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, वो चला जाएगा उधर, तो -3mg डिवाइडेड बाई 5। यहाँ देखो जरा nx का आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। तो पहली बार, इसलिए हर तरह का क्वेश्चन मैंने दिया है कि कोई जरूरी नहीं है जिधर मान लेंगे ना वही सही है, नहीं भैया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। बताएगा कौन, आंसर। तो बोलेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, मैं लिख देता हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट nx will act in opposite direction of assumed one, यानी जो मैंने माना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो मैंने जिधर माना है उसके ठीक ऑपोजिट कर दो। मैंने माना है nx इधर, तो भैया इधर नहीं होने जा रहा है, बेसिकली इधर होने जा रहा है। ठीक, nx का तो ये समझ में आता है। अब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रॉड की बात करो, आ जाओ, क्या है, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रॉड, तो देखो क्या है, बोले रॉड है इस तरह से, हाँ रॉड इस तरह से है, ठीक, इसके ठीक परपेंडिकुलर में ऊपर क्या लग रहा है, ny, ऊपर बोले कि ny लग रहा है, देखो ऊपर ny, और इस डायरेक्शन में ठीक क्या लग रहा था, mg, देखो जरा क्या लग रहा है, mg cos 37, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर है, इसी डायरेक्शन में है, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये देख रहे हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर है, इधर ही है। अच्छा, mg cos 37, mg cos 37 इधर लग रहा है, mg cos 37, और इसी डायरेक्शन में क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, तो ऐसे at, वो कितना है 3g/5। तो फिर कैसे लिखोगे, वही नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहले लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जिधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है उधर नेट फोर्स कितना है, तो बोले mg cos 37 माइनस ny, वही है नेट इधर, तो हम लोग लिखेंगे mg cos 37 माइनस ny, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमें निकाला ny, तो ये चला जाएगा उधर, ये आ जाएगा इधर, तो कोई बात नहीं, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। cos 37 होता है 4/5 माइनस ny इक्वल टू m, 80 है 3g/5, यानी कि 3mg/5, यह 4mg/5। तो हो क्या जाएगा, बेसिकली 4mg/5 इधर है, इसको इधर लेते आओ तो ये हो जाएगा -3mg/5, और ये जो माइनस ny है लेके चले जाओ उधर। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, देखो नीचे तो सेम, 4 में से 3 क्या आंसर आ जाएगा, mg/5, विच विल बी इक्वल टू ny। तो ny का आंसर ना ठीक आया है, पॉजिटिव आंसर ही आया है। कितना आंसर आया, mg/5, ये पॉजिटिव आया है, यानी कि सेम डायरेक्शन ऑफ द एज्यूम्ड वन। प्लस का मतलब सेम डायरेक्शन ऑफ द एज्यूम्ड वन, जिधर मैंने माना वही सही है। तो ये mg/5, वो 3mg/5 लिख लो बढ़िया से। फिर दोनों का रिजल्टेंट बता देता हूँ कि किधर एक्ट करेगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय लगा और कुछ है ही नहीं। तो बोले कि भैया एक्चुअली लग किधर रहा होगा, तो बोले अलोंग द डायरेक्शन nx का डायरेक्शन एक्चुअली इधर हो जाएगा, ny का डायरेक्शन इधर। तो मैं फाइनल जरा डायग्राम बनाता हूं, देखो फाइनल डायग्राम बनाता हूं कि क्या है। 37 डिग्री था, यहां पर हिंज्ड पॉइंट है। तो बोले nx लग रहा है किधर, बोले nx लग रहा है इधर, ny ठीक उधर ही है जिधर मैंने माना है। तो भैया इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, इधर। तो दैट विल बी नोन एज क्या, हिंज फोर्स। nx क्या है 3, आंसर एक बार देख लेता हूं कि क्या आया था। nx है 3mg/5 और ny है mg/5, ठीक। nx है 3mg/5 और ये है mg/5, यानी कि अगर हिंज फोर्स की बात करें तो वो हो जाएगा √nx² प्लस ny²। तो √nx कितना है, तो बोले 3mg/5 का होल स्क्वायर प्लस ये है mg/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो बोले mg² यहाँ भी, mg² यहाँ भी है। तो भैया mg² तो चलो कॉमन ले लो, ठीक। बचेगा क्या, तो 3/5 का होल स्क्वायर था, 3 3 9/25। यहाँ पर क्या बचेगा, mg का होल स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा 1/25, यही होगा ना, 1/5 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर, तो बोले mg चले जाओ बाहर, √9 1 10 बटे कितना है 25।
तो 25 का तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा 5, यानी कि आंसर आ रहा है देखो √10 बटे कितना है 5, √10 बटे 5 कितना mg। दिस इज द हिंज फोर्स, दिस इज द हिंज फोर्स विच विल एक्ट ऑन द बॉडी, √10 बटे 5 mg। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से इसमें, है ना। तो यही आंसर हो गया कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जिधर पे बस कैलकुलेट करोगे जब nx और ny, अगर कोई माइनस आ गया ना तो जो तुम माने हो ना उसका साइन बदल दो, खत्म, और उधर बता दो कि क्या होगा। तो यहां पर हमारा हिंज फोर्स का लेक्चर होता है बेटा खत्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपलिंग के बारे में, जो अक्सर बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन टॉपलिंग का लेक्चर देखोगे ना तो उसमें कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा कैसे उसको, टॉपलिंग को हम लोग समझेंगे ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से, और वही ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ना वो शॉर्ट ट्रिक आपका काम करेगा। तो जो टॉपलिंग का क्वेश्चन 5 लाइन 7 लाइन में बनेगा, देखो कि कैसे वो एक ही लाइन में, आधा लाइन में ही आंसर आ जाएगा। तो अच्छे से लेक्चर को समझना, फिर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे टॉपलिंग के भी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।